नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपनी कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सारे फंडामेंटल राइट्स की। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रीट्स को लेकर रहने वाला है। एक्चुअल में रीट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, आखिरकार इसकी क्यों जरूरत हुई और क्यों लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हमारा आर्टिकल जो 32 है उसको हार्ट एंड सोल बोला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों बोला गया ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। उसी के अकॉर्डिंग रिट्स लाया गया। रिट्स को भी एक किस्म से देखा जाए, ये लाने का मेन कारण ये था कि लोगों को प्रत्यक्ष न्याय मिल सके। प्रत्यक्ष न्याय का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो उनको जरूरत है, जो न्याय की जरूरत है वो उन्हें मिल सके। बहुत से लोगों को कुछ दबाया जाता है तो वो कोर्ट में अपील करते हैं। जब कोर्ट में अपील कर दिया जाता है तो कोर्ट क्या करता है, उनकी मदद करता है। किस चीज में? कि डिफरेंट टाइप्स की जो रिट्स दे रखी है, जो 5 प्रकार की रिट्स मैं पढ़ाऊंगा अभी, उन रिट के द्वारा वो उनको क्या करता है, आगे पेश करने की बात करता है, उनके द्वारा एक कानून पारित करता है। कुछ रिट्स ऐसी हैं जिसमें यानी कि कोर्ट, जो हायर कोर्ट है, जो यानी कि जैसे हाई कोर्ट है तो लोअर कोर्ट को यानी कि पारित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पारित कर सकता है। कुछ रिट ऐसी हैं जिसमें यानी कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली एक यानी कि प्राइवेट बॉडी के बारे में बात करेंगे। ये सभी चीजें में हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। आप क्या करिए, आपको छोटा सा काम मैं बताता हूँ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और फिर से बने रहिए मेरे इस चैनल में और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नॉलेज मिलेगा। आपकी मेहनत, बस यानी कि मेरी मेहनत का जवाब अगर आपको देना है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके बस इतना करिए, दबा के लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर कह रहा है कि रिट यानी कि टाइप्स ऑफ द रिट्स, यानी कि उसका यानी कि टाइप्स क्या है रिट्स का और उसका स्कोप क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि उसको रिट जारी करने का आदेश है अंडर आर्टिकल 32, और जो हाई कोर्ट है उसको यानी कि जारी करने का अधिकार है 226, मतलब 226 के अंदर क्या कर सकता है, वो इशू कर सकता है रिट्स को। जिसको यानी कि अगर देखा जाए वो रिट्स कौन कौन सी है: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस एंड प्रोहिबिशन एंड सेरियोटेरी एंड कोवरेंटो। अगर मैं हिंदी में बोलूं इनको, तो हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूं इनको, मैं बोलूंगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। ठीक है, कोवरेंटो को क्या बोलेंगे? अधिकार परीक्षा। ये सभी क्या है, 5 प्रकार की रिट्स हैं जिनको गवर्नमेंट समय आने पर, सॉरी हमारे कोर्ट्स जो है वो समय आने पर उसे जारी करती है। ठीक है, फर्दर जो पार्लियामेंट है उसको ये आदेश है, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कि वो रिट जारी करे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे देखरेख में नहीं है जिसमें पार्लियामेंट ने किसी पर्टिकुलरली कोर्ट को कहा हो कि आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई रिट जारी करें। तो वही यहाँ पर है, since no such provisions has been made so far, only only the supreme court, यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा यानी कि कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट उन्हीं को आदेश है कि वो रिट जारी करें। कोई भी ऐसा अदर कोर्ट नहीं है जो जारी कर सके क्या, रिट्स को। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि 1950 में, ठीक है, 1950 में खाली 3 हाई कोर्ट्स थे जो, जिनका नाम कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मैड्रास हाई कोर्ट। इन्हीं को ही पावर थी जो क्या करते थे, रिट को इशू करते थे। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद में 226 के अकॉर्डिंग इसने यानी कि 226 जो आर्टिकल था 1950 में, यानी कि अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसने एम्पावर किया हमारे हाई कोर्ट्स को कि वो रिट को जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रिट थे इनको अगर देखा जाए तो एक बोरो किए गए थे कहां से, इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश लॉ से। ठीक है, मतलब अंग्रेजी कानून से। ठीक है, और वेयर दे आर नोन एज द प्रोरोगेटिव रिट्स, जहां पर इनको यानी कि प्रोरोगेटिव रिट के नाम से जाना जाता था। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इन इंग्लैंड, दे वर यूज एज एक्सरसाइज फॉर द प्रोरोगेटिव। द किंग वाज हु वाज एंड स्टिल डिस्क्राइब एज ए फाउंटेन ऑफ जस्टिस। इन्हें जस्टिस यानी कि न्याय का फव्वारा बोला गया। ठीक है, लेटर बाद में क्या कहा गया, द हाई कोर्ट स्टार्टेड इशूइंग दीज रिट्स। बाद में हाई कोर्ट जो थे इन रिट्स को यानी कि इशू करना स्टार्ट कर दिए एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे कि रेमेडीज टू अपहोल्ड द राइट एंड लिबर्टीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर हिसाब से देखा जाए तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज मतलब बढ़ चढ़ के बड़े स्तर पर, रेमेडी मतलब होता है उपचार करना। तो अपहोल्ड द राइट्स एंड द लिबर्टी ऑफ द ब्रिटिश पीपल, ये वहां पर यानी कि ब्रिटिश में देखा गया कि बड़े लोगों का यानी कि जो यानी कि बड़े बड़े स्तर पर लोगों का क्या हो रहा था,
उनकी लिबर्टीज मतलब उनके अधिकार को बचा कर रख रहा था, एक किस्म से ऐसा माना गया। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफर फ्रॉम द कोर्ट इन द हाई कोर्ट इन द रिस्पेक्ट। कुछ ऐसे सेंस है जहां पर यानी कि जो रिट है हमारे हाई कोर्ट की एंड द सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है कि यानी कि हाई कोर्ट कुछ लिमिटेशन पर कहीं रह जाता है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ लिमिटेशंस के अंदर रह जाता है। ये सभी बातें हम लोग जान लेते हैं अगले पेज पे। जैसे फर्स्ट यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है रिट ओनली ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट यानी कि हनन होगा, फंडामेंटल राइट का हनन होगा या उसे वायलेट किया जाएगा, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है कि वो रिट इशू कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे सेंस में बोला जाए, हाई कोर्ट जो है उसको फंडामेंटल के लिए तो यानी कि इशू कर सकता है, लेकिन उसको और भी अधिकार है कि वो अदर मैटर पर भी यानी कि रिट को इशू कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन जो है बताता है फॉर एनी ऑफ द पर्पस रिफर्स टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, यानी कि लीगल राइट के लिए। इससे हम कह सकते हैं कि रिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट इज नैरोअर देन द हाई कोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इस रिस्पेक्ट में देखा जाए, जो मैंने अभी पूरा बताया कि कहां पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर पा रहा है और अदर मैटर पे यानी कि हाई कोर्ट भी इशू कर रहा है, यानी कि वो तो फंडामेंटल पे राइट पे यानी कि इशू करेगा, अदर मैटर पे भी इशू कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नैरोअर हो गया एज ए कंपेरिजन टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर ज्यादा वर्चस्व किसका देखने को मिला, हाई कोर्ट का। अब देखना एक जो केस होगा जहां पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट आगे निकल जाएगा और हाई कोर्ट पीछे रह जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं हाई कोर्ट ज्यादा है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ज्यादा है। ठीक है। अब जैसे सेकंड पॉइंट है हमारा, इस सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू द रिट्स अगेंस्ट द पर्सन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि एक पर्सन के अगेंस्ट या गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी, भारत जितना हमारा देश है उसमें कहीं पर भी अगर कोई भी लॉ वायलेट होता है तो उसके अगेंस्ट यानी कि रिट जारी कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वेयर इज द हाई कोर्ट क्या कर सकता है, वो यानी कि रिट इशू कर सकता है अगेंस्ट ए पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, आउट टेरिटरी या अदर, ठीक है, अदर लोकेलिटी, ठीक है, अदर सॉरी एक मिनट, अथॉरिटी लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली आर आउटसाइड ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली इफ द केस ऑफ द एक्शन अराइजेज विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि खाली स्टेट को अधिकार है कि अपने स्टेट जो जहां तक इस स्टेट की बाउंड्रीज जो है उसी के अंदर, यहाँ पर स्टेट का मतलब एक राज्य है, ना कि स्टेट जो मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज दिमाग में रख के चलना कि जो हमारा हाई कोर्ट है जो स्टेट है मतलब एक राज्य, मैं राज्य बोलूं तो ये वाला राज्य, ठीक है, इस राज्य के अंदर क्या कर सकता है, राज्य मतलब कोई एक जैसे उत्तर प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, इस तरीके जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जैसे इलाहाबाद में हाई कोर्ट है उसका, तो उसको अधिकार है उत्तर प्रदेश के अंदर ही यानी कि वो रिट जारी करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई यानी कि पर्टिकुलरली अलग स्टेट का बंदा हमारे अंदर यानी कि हमारे स्टेट के अंदर यानी कि कोई अपराध किया है, तो इस स्टेट के यानी कि हाई कोर्ट को आदेश होगा कि उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब यहाँ पर है हमें अधिकार है तब कि जब कुछ यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे स्टेट के अंदर हुई हो आउटर साइड से, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि अगर देखा जाए तो ये स्टेट उसमें यानी कि दखलंदाजी कर सकता है, ना कि अदर मैटर में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं इस सेंस में बोलूं तो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द यानी कि सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द इशूइंग रिट्स इज वाइडर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो यानी कि जो वर्चस्व यहाँ पर हाई कोर्ट के कंपेरिजन में ज्यादा देखने को मिला। ये बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि रेमेडी अंडर द आर्टिकल 32, कहने का मतलब रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, यानी कि क्या है वो एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिस्डिक्शन, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो यानी कि रिफ्यूज नहीं करता है एक्सरसाइज इट्स रिट्स को, अपनी रिट्स को जुरिस्डिक्शन के लिए। ऑन द अदर हैंड में यानी कि दूसरे शब्दों में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी एंड हेंस द हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिस्डिक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आर्टिकल यानी कि 32 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जो है उसके अगर उसे वायलेट किया जाता है तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो यानी कि रिट जारी कर सकता है और उससे रिफ्यूज भी कर सकता है। लेकिन
अगर हम यहाँ पर बात करें कि यानी कि रेमेडी ऑफ द अंडर आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी है, हेंस जो हाई कोर्ट है मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स यानी कि रिट जुरिस्डिक्शन, वो अपनी रिट जुरिस्डिक्शन है उसको यानी कि रिफ्यूज भी कर सकता है, मना भी कर सकता है जारी करने से, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटल राइट उसका यानी कि हनन हुआ है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। बात आती है यहाँ पर है Article 32 does not merely confers power on the Supreme Court as Article 226 does does on a high court to the issue the writ for the informants of the fundamental rights। और दूसरी शब्दों में अगर बोलना चाहूं जैसे ऑन द यानी कि अदर अगर केस में देखा जाए अदर हाई कोर्ट अदर राइट्स एज ए पार्ट ऑफ द जनरल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए डिफेंडर। इसीलिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या माना गया है, डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ यानी कि फंडामेंटल राइट को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की यानी कि एक किस्म से गारंटी लेकर या उसको डिफेंड करते हुए उसको हमेशा बचाते हुए चलता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। नाउ वी विल प्रोसीड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेंशन आर्टिकल, जो यानी कि बहुत सारी रिट्स हैं जो आर्टिकल यानी कि हमारे 32 और यानी कि 226 के अंदर यानी कि जो दी गई उनके स्कोप के बारे में, उसके यानी कि मीनिंग्स के बारे में समझेंगे। जैसे पहला अगर बोला जाए तो जैसे हम बोलते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो यानी कि वर्ड है एक लैटिन यानी कि शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है टू हैव अ बॉडी। हैव अ बॉडी का मतलब ये होता है कि जिसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि किसी शरीर को किसी के सामने प्रस्तुत करना। तो इसका यहाँ पर मैं अगर बोलना चाहूं तो इट इज ए लैटिन वर्ड विच लिटरली मीन्स टू हैव अ बॉडी ऑफ, यानी कि इसका मतलब ये हो गया जिसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, मतलब आदेश दिया जाता है कि इस व्यक्ति को या इस शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूं इट इज एन ऑर्डर टू इश्यू बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है ऑर्डर टू ए पर्सन, किसी पर्सन के लिए, हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, जो यानी कि किसी दूसरे पर्सन को यानी कि डिटेंड किया करता है, और प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, यानी कि उस व्यक्ति को यानी कि क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए लेटर बाद में भी, ठीक है, बाद में या उससे पहले, सॉरी उससे पहले यानी कि उसने अपराध कर दिया उसके यानी कि क्या बोले मैं बोलना चाहूं उसको यानी कि जो गिरफ्तार किया गया है उससे पहले उसे वहां पर लाकर प्रत्यक्ष में यानी कि उसको यानी कि सामने खड़ा किया जाए कि तुमने अपराध किया है। फिर कोर्ट क्या करता है उस पर, कोर्ट जो होता है एग्जामिन करता है कि कॉज आखिर में उसने यानी कि कोई सच में अपराध किया है या नहीं किया है। अगर वो किया होता है तो उसको सजा दी जाती है, वरना उसे क्या कर दिया जाता है, फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप जाओ, आपने कोई अपराध नहीं किया। ये क्या कहा है, हैबियस कॉर्पस के अंदर ये दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस रिट इज अ बुलवार्क, बुलवार्क इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन। इसलिए हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति या मामला अवैध हो तो उसे स्वतंत्रता से यानी कि छोड़ा जा सकता है। इसी तरह यानी कि व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध कार्य है, ठीक है, यानी कि उसे जबरन हिरासत में नहीं रखा जा सकता, उसे छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो रिट जो है हैबियस कॉर्पस, मैं अगर बोलूं तो जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा था, एक मिनट, The writ of the habeas corpus can be issued against both the public authorities as well as the private individuals। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर रिट के बारे में, हैबियस कॉर्पस, वो यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी इशू किया जा सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी यानी कि इशू की जा सकती है। द रिट ऑन द अदर हैंड, यानी कि जो रिट्स है यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ इस रिट की, ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट नॉट इशू वेयर, ये कहाँ इशू नहीं किया जाएगी, जहां पर यानी कि देखने को मिलता है डिटेंशन इज लॉफुल, जहां पर यानी कि जो किसी को गिरफ्तार किया गया है वो लापूर्ण है, मतलब नियमानुसार है, ठीक है, कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से। दूसरी बात है बी पार्ट, द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और ए कोर्ट, ठीक है। उसके बाद है डिटेंशन इज बाय अ कंटेम्प्ट कोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो किसी को डिटेन किया गया है बाय द यानी कि कंटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अगला जो है डिटेंशन इज आउटसाइड, यानी कि जो डिटेंशन है वो क्या है, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। बात समझ में आ रही होगी मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है। पहला पॉइंट जो है उसमें बोलता है
कि अगर किसी व्यक्ति को यानी कि हिरासत में लिया जाता है तो हिरासत कानून सम्मत है, यानी कि वो जो है लाभपूर्ण है। ठीक है, दूसरा क्या बोला था मैंने, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। तीसरा है न्यायालय के द्वारा हिरासत, यानी कि किसी यानी न्यायालय के द्वारा उसे क्या किया गया, हिरासत में लिया गया। डिटेंशन इज बाय अ कंटेम्प्ट कोड, कंटेंट कोड, कंटेंटेड कोड। तो इसका मतलब ये हो कि न्यायालय के द्वारा यानी कि उसे क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, आदेश दिया तभी मिला। ठीक है, अगला जो है जिसमें मैं बोल रहा था कि डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर यानी कि बाहर हुई हो, यानी कि आउटसाइड यानी कि न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। अब अगला जो है जिसको हम लोग यानी कि मेंडामस के नाम से जानते हैं, मेंडामस के नाम से जानते हैं। मेंडामस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, मेंडामस का एक्चुअल में मीन मतलब होता है कि परमादेश। ठीक है, परम आदेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। तो इसका लिटरली मीन हुआ वी कमांड, हम आदेश देते हैं। वी कमांड का मतलब हुआ हम ये कमांड करते हैं, हम ये आदेश देते हैं कि इट इज अ कमांड इश्यू बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल asking him to perform his official duties that has failed or refused to perform। यानी कि कहने का मतलब हम आदेश देते हैं कि तुमने जो यानी कि जो ड्यूटी तुम्हें दी गई थी जिसमें तुम फेल हुए हो उसको पूर्ण तरीके से निभाओ। ठीक है, अगर नहीं निभाते हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है क्या, इट कैन ऑल्सो बी इश्यूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, यानी कि किसी भी पब्लिक बॉडी या कॉर्पोरेशन या इंफीरियर कोर्ट के, छोटा कोर्ट जो उसके अकॉर्डिंग, या ट्राइब्यूनल या यानी कि गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज, यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी सेम पर्पज के लिए इशू की जा सकती है। उसके बाद कहता है कि जो रिट है मैंडामस कैन नॉट बी इशू, यानी कि इसको कब नहीं इशू किया जाएगा, अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल और ए बॉडी, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के किसी प्राइवेट बॉडी के अकॉर्डिंग आगे अगेंस्ट उसको यानी कि इशू नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है इन्फोर्स करता है डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पॉसेस, ठीक है, पॉसेस स्टेटूटरी फोर्सेस। ठीक है, दूसरी बात, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। कहने का मतलब ये जो ड्यूटी है उसे यानी कि डिस्क्रिशनरी नहीं माना जा रहा है एंड नॉट ए मैंडेटरी, यानी कि वहां पर मैंडेटरी ना हो। उसके बाद क्या है, आप इन पॉइंट्स को बार बार रटिएगा तभी हो पाएगा। टू इन्फोर्स, यानी कि इन चीजों पर ये बाधित, यानी कि जहां पर ये चीजें हैं वहां पर यानी कि इनको नहीं इशू किया जाएगा, ये चीजें समझ लेना। उसके बाद आती है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को अगर मैं बोलना चाहूं तो इसको बोलेंगे प्रतिषेध। ठीक है, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि यानी कि रोकना। ठीक है, टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब रोकना। इट इज इशू बाय अ हायर कोर्ट, यानी कि हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए इशू किया जाता है, और ट्राइब्यूनल यानी कि प्रिवेंट करने के लिए द लेटर फ्रॉम द एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और द सॉरी या उsurping। ठीक है, और ये जुरिस्डिक्शन दैट हैज डज नॉट पासेस, यानी कि पासेस नहीं करता है। अब यहाँ पर देखना, एक बात को समझना, दस अनलाइक द मैंडामस दैट डायरेक्ट एक्टिविटी द प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जो रिट है ऑफ द प्रोहिबिशन कैन बी इश्यूड, जो रिट है ऑफ द प्रोहिबिशन की उसे इशू किया जा सकता है ओनली यानी कि अगेंस्ट, जैसे जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल, मतलब न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो है उनके लिए इशू किया जा सकता है। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि ये किसके अगेंस्ट यानी कि अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड ए प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद बात आती है कि सेरोटेरी। ठीक है, सेरियोरेरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्प्रेषण। ठीक है, इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है टू सर्टिफाइड, सर्टिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित होना। ठीक है, या टू इन्फॉर्म मतलब किसी को इन्फॉर्म करना। तो ये कब इशू की जाती है, बाई द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। ठीक है, कब, और यानी कि ट्राइब्यूनल के लिए भी इसे इशू कर सकते हैं। टू ट्रांसफर ए केस, यानी कि जो ट्रांसफर है यानी कि आपके पास जो पेंडिंग केस है उसको ट्रांसफर करो, इसके लिए यानी कि बोलता है। ये लेटर लिखता है, यानी कि लेटर होता है to itself or the quas order of the letter in case of the it is issued
इनकेस अगर वो यानी कि होता है कि अगर इट इज इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ द एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि जहां पर जुरिस्डिक्शन नहीं मिल पा रहा है उस केस में, तो लैक ऑफ द जुरिस्डिक्शन और इरर ऑफ लॉ। थस अगर देखा जाए अनलाइक यानी कि प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब मैंने बता दिया है, उत्प्रेषण, ठीक है, विच इज ओनली प्रिवेंटेटिव, यानी कि क्या है, प्रिवेंटेटिव, नॉट ए पुनिटेटिव, मैंने बताया था निराशित, ठीक है। तो सैल्यूटरी बोथ प्रिवेंटेटिव एज वेल एज द क्यूरेटिव, यानी कि ये क्या होता है, प्रिवेंटेटिव यानी कि निवारक और सहायक दोनों तरीका का होता है, ठीक है, मतलब सहायता भी करेगा तुम्हारी और प्रिवेंट भी करेगा, तुम्हें ये काम करना ही करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रीवियसली अगर देखा जाए तो रिट जो यानी कि सेरियोरेरी है would be issued only against judicial and the quasi judicial authorities, यानी कि कहाँ इशू किया गया, कि ये इसे इशू किया गया किसके अगेंस्ट, जुडिशियल एंड द क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसे इशू किया गया कहाँ पर, कि जुडिशियल एंड द क्वाजी जुडिशियल यानी कि अथॉरिटीज, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं इशू किया गया, ठीक है। हालांकि 1991 में सुप्रीम कोर्ट जो था ओवर रूल्ड कर गया, रूल्ड दैट द सेरियोरेरी कैन बी, यानी कि उसको इशू किया जाएगा इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जब कोई अथॉरिटीज यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है अगर कोई राइट को यानी किसी भी इंडिविजुअल का राइट को यानी कि अफेक्ट कर रहा है तो हम इशू करेंगे ये, ठीक है, ऐसा बोला। Like the prohibition, certiorari is also not available against the legislative bodies, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे प्रोहिबिशन यानी कि लेजिस्लेटिव यानी बॉडीज के लिए अवेलेबल नहीं है इसी तरीके से, यानी कि अब सेरियोरेरी भी अवेलेबल नहीं है एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज के लिए। अब आ जाती कोवरेंटो। कोवरेंटो का मतलब ये होता है कि यानी कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब यहाँ पर होता है कि इसका अर्थ ये होता है कि वारंट के द्वारा किसी व्यक्ति को जारी करना, मतलब बुलाना, ठीक है। तो इसका एक लिटरल मीन होता है, क्या लिटरल मीन क्या है, इट मीन्स व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किसी व्यक्ति को वारंट के द्वारा, ठीक है, कि कौन सी अथॉरिटी है और वारंट जारी करना कि आपको आना ही आना है। कहते नहीं वारंट जारी हो गया भैया, तुम नहीं पहुंचे, तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हो गया, अब तुम्हें वहां पर पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें थोड़ी देर के लिए बंद भी किया जाएगा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, उनको दोबारा जमानत होती है ऐसे केसेस में, तो चाहे पब्लिक बॉडी हो चाहे वो यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, ठीक है। इट इज इशू बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम और ऑफ ए पर्सन और टू ए पब्लिक ऑफिस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये किस कब इशू किया जाता है, लीगलिटी ऑफ ए क्लेम, यानी कि किसी व्यक्ति का क्लेम जो है ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, ठीक है। हेंस द प्रिवेंटेटिव इलीगल usurpation, ठीक है, usurpation पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, और रिट कैन बी इशू, ये यानी कि रिट जो है इशू की जा सकती है ओनली इन केस ऑफ द सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस एंड परमानेंट करेक्टर्स एंड created by the statute of constitution. It can be issued इन द केस ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस और द प्राइवेट ऑफिस, यानी कि मिनिस्टर ऑफ इसको ऑफिस, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर इसको इशू नहीं किया सकता, कब, कैन नॉट बी इशू इन द केस ऑफ द यानी कि मिनिस्ट्रियल ऑफिस के और यानी कि प्राइवेट जो ऑफिस है उसके, अनलाइक अदर, यानी कि जैसे मैं सबके बारे में पढ़ाता हुआ आया हूँ। बाकी डिटेल में पढ़ना है, 2-3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, ज्यादा हो सके अपने बारे में, इनका इंग्लिश अच्छा ना हो तो हिंदी वर्जन अपना ले लें और अच्छे से पढ़ें। तो इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छी विचारधारा के साथ, अगले फिर से नए जोश नए होश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।